नमस्ते दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेकर आया हूं और उस सीरीज़ का नाम है हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर। इस रिसर्च पेपर की श्रृंखला में कि रिसर्च पेपर लिखा कैसे जाता है, सबसे पहले खासकर कि इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखा जाता है, आज अपन वो करने वाले हैं। एक फॉर्मेट समझने वाले हैं और एक जनरल ओवरव्यू लेने वाले हैं। हर संडे को मैं आपको एक एक अलग अलग वीडियो लेके बताऊंगा कि किस तरीके से एक एक एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च पेपर लिखा जाता है। कोशिश करेंगे कि अपन लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके आपके सामने लिख के बताएं कि कैसे लिखा जाता है। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं YouTube पे, पहली बार ऐसा कभी हुआ नहीं है YouTube के इतिहास में कि रिसर्च पेपर लिटरली लिखा गया हो। ठीक है, इससे पहले देख लो R10 कोड एप्लीकेबल है 10%। अगर आप लोगों को पेड कोर्सेज चाहिए तो एटम 2.2 अवेलेबल है अपडेटेड सिलेबस के साथ में। इफ इन केस आपको कोई भी PDF कुछ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो JRF अड्डा का, और JRF अड्डा का एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको पेपर नंबर 2 इकोनॉमिक्स चाहिए अपडेटेड सिलेबस के साथ तो 9999 ऑफकोर्स R10 के साथ 10% कम हो जाएगा विथ हैंडबुक अवेलेबल है। एंड यही चीज पेपर 1 प्लस इकोनॉमिक्स आपको 13999 के अंदर मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं रिसर्च प्रपोजल को लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस एंड द नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स आई हैव रिटन, मैं आपको एक बहुत बेसिक तरीका बता देता हूं। सबसे पहले आपका टाइटल क्लियर होना चाहिए। टाइटल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन है कि टाइटल कैसे फाइंड करें सर, मेरे को तो अभी इंटरव्यू में बैठना है, मुझे पता नहीं टाइटल कैसे निकालना है। सपोज करो आपका रिसर्च इंटरेस्ट है डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स और आपको डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स में एक पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करना है, मुझे इस पे काम करना है। यूजुअली आप अच्छा ये रहेगा कि आप ऐसा टॉपिक यूज करो जहां पे रिसर्च हो रही है, वो रिसर्च रेलेवेंट रिसर्च आपके आगे भी काफी काम आएगी, और जहां आपका दिल से इंटरेस्ट है तो सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस टाइटल के अंदर, तभी उस रिसर्च पेपर को लिखने का मजा आएगा। क्योंकि आप बहुत डेप्थ में एनालिसिस करने वाले हो तो इट इज बेटर कि आपका इंटरेस्ट हो। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कोई मजा नहीं है। जब आपके पास इंटरेस्ट है एक टॉपिक में तो आपके पास काफी सोर्सेज हैं, जैसे आप जेस्टोर JSTOR, जैसे कि आप गूगल स्कॉलर, ठीक है, इन सब पे आप जा सकते हो और एक पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च कर सकते हो कि अभी रीसेंट रिसर्चेस किस बारे में हो रही हैं, राइट। जेस्टोर, गूगल स्कॉलर या रिसर्च गेट करके भी है, ठीक है, रिसर्च गेट करके भी एक पर्टिकुलर अपना पोर्टल है जहां पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से नए रिसर्चेस हो रहे हैं। आप जिस फील्ड में लिखना चाहते हो, सपोज करो डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, तो आप इसमें सर्च कर सकते हो। ठीक है, टाइटल को आप एकदम ब्रीफ एंड डिस्क्रिप्टिव रखते हो, आपका एकदम बेसिक टाइटल होना चाहिए। जैसे कि मैंने टाइटल लिखा एनालाइजिंग द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द मोबाइल इंडस्ट्री या फोन इंडस्ट्री और सैमसंग व्हाटएवर, कोई भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन इंडिया, या फिर आइडेंटिफाइंग इफ डैश इंडस्ट्री इज अ मोनोपोली और ओलिगोपोली, ऐसे करके एक बहुत ही क्लियर कंसाइज वे में आपने अपना एक टाइटल लिख दिया। टाइटल लिखने का भी एक आर्ट होता है, एक तरीका होता है। ठीक है, दूसरी चीज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो है, वैसे तो मैं सजेस्ट करता हूं स्टूडेंट्स को कि जो आपका फाइनल एब्स्ट्रैक्ट होता है वो आप हमेशा आपके रिसर्च पेपर के बाद में लिखो, चाहे वो डेजर्टेशन लिख रहे हो, PhD थीसिस लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, हमेशा रिसर्च पेपर खत्म होने के बाद एब्स्ट्रैक्ट लिखो। पर आपको प्रपोजल में पहले एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करना पड़ता है। एसेंशियली एब्स्ट्रैक्ट में आप 250 से 300 वर्ड के की टर्म्स, जो भी आपका समरी है, क्या पेपर होने वाला है, किसके बारे में है, क्या मेथोडोलॉजी है, क्या पोटेंशियल इंपैक्ट होगा, वो आप 250 से 300 शब्दों में लिखते हो और साथ में नीचे लिखते हो की टर्म्स, क्या क्या की टर्म्स आपने यूज करे इसके अंदर, वो आप नीचे लिख देते हो। तो फॉर्मेट ऐसा होगा कि एब्स्ट्रैक्ट आया पहले, इसके बाद आपने कंसाइज 250-300 वर्ड लिखे, नीचे आपने की टर्म्स लिख दिया। ठीक है, फिर तीसरी चीज, थर्ड थिंग, इंट्रोडक्शन। जो भी आप इंट्रोडक्शन लिखोगे आपका रिसर्च प्रपोजल का, वो बहुत क्लियर और सिग्निफिकेंट होना चाहिए। एकदम वेल डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव उसके अंदर होना चाहिए। सपोज करो आप डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो, आप उसमें आइडेंटिफाई करो कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द इशू। ठीक है, और आप एक बेसिक जिस्ट दो कि क्या एग्जिस्टिंग लिटरेचर है। लिटरेचर का मतलब होता है स्कॉलर्स ने, मतलब आपके आजू बाजू आसपास क्या क्या लिखा है इस टॉपिक के बारे में, उसमें बात करो, चर्चा करो, इंट्रोड्यूस करो इंट्रोडक्शन में, बहुत ब्रीफ में। ठीक है, इसके बाद आप अपना एक सेकेंड, इसके बाद आप अपना लिटरेचर रिव्यू लिखते हो। ठीक है, तो 4th नंबर पे आता है लिटरेचर रिव्यू। इस लिटरेचर रिव्यू को आपको बेसिकली इस तरीके से लिखना है, लिटरेचर रिव्यू एंड रिसर्च गैप। एक और सेक्शन आता है लिटरेचर रिव्यू एंड रिसर्च गैप। इस सेक्शन के अंदर यू बेसिकली राइट अबाउट क्या क्या अब तक रिव्यू लिटरेचर लिखा गया है,
डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक आपका है उस पर क्या रिसर्च रिव्यू लिखा गया है, लिटरेचर रिव्यू, आप उसको लिखोगे। उसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, यू ऑलवेज कंपेयर, ठीक है, यू ऑलवेज हाईलाइट, यू ऑलवेज कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो आप स्टार्ट कर सकते हो फलाना ढिमकाना एक्स स्कॉलर, लेट्स से मिश्रा 2000, आप ऐसे लिखते हो मिश्रा 2024 ओपाइंस, ओपाइंस मतलब आर्ग्यू करता है क्या, डैश, जो भी आपका उसका जिस्ट है रिसर्च पेपर का। इसने जो स्टैंस लिया है उसके स्टैंस को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए सपोज करो पूरी इन 1986 ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रडिक्ट्स एंड देन यू गो फॉरवर्ड एंड राइट जो भी आपका है। तो ऐसे आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट क्रिटिकली इवैल्यूएट करना पड़ता है जब आप ये सेक्शन लिख रहे हो। क्रिटिकली इवैल्यूएट, यू हैव टू क्रिटिकली इवैल्यूएट इट, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने इसको डिस्क्रिप्टिव रख दिया, यू कैन नॉट कीप, जो लिटरेचर रिव्यूज को आप रिस्ट्रिक्टिव नहीं रख सकते। उसके बाद में जब आपका लिटरेचर रिव्यू का एक पर्टिकुलर सेगमेंट हो जाए, आपको रिसर्च गैप लिखना है। रिसर्च गैप मतलब कि अभी यहां पे इनफ रिसर्च अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं ये पेपर कर रहा हूं। अगर ऑलरेडी मतलब 100 कवि अगर एक बात को कह गए तो वापस क्यों करना है उसको। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन दैट। रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो मैं ले रहा हूं इस पे रिसर्च गैप है, ठीक है। फिर आप ये लिखोगे, आपका रिसर्च क्वेश्चन लिखोगे। रिसर्च क्वेश्चन यूजुअली स्टार्ट होता है हाउ, टू व्हाट एक्सटेंट, इन व्हाट वे, है ना। जैसे कि टू व्हाट एक्सटेंट इज पॉपुलेशन कोरिलेटेड विद जीडीपी, बहुत सिंपल सवाल है। टू व्हाट एक्सटेंट, आप एक्सटेंट बता रहे हो, कोरिलेशन बता रहे हो, रिग्रेशन बता रहे हो, ठीक है। ये सब हो गया आपका जो पेपर, जो रिसर्च क्वेश्चन आएगा उसके बाद आप हाइपोथाइज करोगे, एक हाइपोथेसिस होगी। उस हाइपोथेसिस में आप बताओगे कि अच्छा ये मेरी नल हाइपोथेसिस है, ये मेरी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, और फिर आप अपने नल हाइपोथेसिस को काउंटर करते हो। बेसिकली यू ऑलवेज ट्राई टू डिस्प्रूव योर नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये आपका हाइपोथेसिस हो गया। आपने पढ़ा होंगे काफी बार हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक चीज होती है ना, जब अपन इकोनोमेट्रिक स्टैटिस्टिक्स करते हैं तब, ठीक है। तो आपका डायरेक्शन ऑफ स्टडी यहां पे क्लियर हो जाता है। इसके बाद 5th सेक्शन होता है मेथडोलॉजी। आपको मेथडोलॉजी क्लियर करना बड़ा जरूरी है। जैसे कि आपका रिसर्च डिजाइन क्या है, क्या आप एक, देखो 2 तरीके से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। देयर आर 2 ways यू कैन कलेक्ट डेटा। पहला तरीका होता है प्राइमरी और दूसरा तरीका होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी सोर्सेज वो होते हैं जो प्राइमरी नहीं होते हैं। कहने का मतलब न्यूज़पेपर, आर्टिकल, विकिपीडिया नहीं भाई, ठीक है, स्कॉलर के रिव्यूज, पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप सेकेंडरी रिसोर्सेज बोलते हो। जो प्राइमरी होता है वो होता है जिससे आप 1-to-1 बात कर रहे हो। जैसे कि सर्वे करा आपने, फिर आपने सर्वे के साथ आपने देखा अपना फोकस ग्रुप का इंटरव्यू हो गया, फोकस ग्रुप, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, फोकस ग्रुप, सर्वे, इंटरव्यू। आपने सब्जेक्टिव इंटरव्यू ले लिया, आपने एक जिसको कहते हैं क्विज टाइप ले लिया, व्हाटएवर, इट कैन बी मल्टीपल वेज। प्राइमरी से आपने डेटा कलेक्ट करना है। फिर आप बताओगे, जैसे कि आप सर्वे यूज कर रहे हो तो आप बताओगे कि सर्वे के अंदर मेरा सैंपलिंग मेथड क्या है, मेरा एज डेमोग्राफिक क्या है, मतलब मैं कौन से लोगों को सवाल पूछ रहा हूं, उनका एज क्या है, इज देयर एनी रीजन फॉर दिस एज, इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन वाई मैंने ये एक तरीके की सैंपलिंग यूज करी है। सपोज करो आप रैंडम सैंपलिंग यूज करते हो, तो आपने क्यों रैंडम सैंपलिंग यूज करो, उसको जस्टिफाई करो। राइट लिमिटेशंस इज वेल, लिमिटेशंस भी लिखो उसी की, रैंडम सैंपलिंग के लिमिटेशंस लिखो, ठीक है। तो ये हुआ मेथडोलॉजी। जैसे कि एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस प्लान, कौन सा एनालिसिस प्लान यूज करने वाले हो, कौन से टूल्स यूज करने वाले हो। जैसे कि जियोजेब्रा करके एक टूल आता है मैथमेटिक्स का, और कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आप यूज करने जा रहे हो, राइट ऑल ऑफ दैट। फिर टाइमलाइन लिखो। एक चीज होती है जैसे आप टाइमलाइन में आप अलग अलग टेबल्स बना सकते हो, ठीक है। एक चीज होती है जिसको कहते हैं गैंट, एक सेकंड थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, GIANT, गैंट का जो टाइम टेबल होता है, एक टाइम टेबल बनता है। एक्शन प्लान जिसको कहते हैं, एक्शन प्लान, गैंट का एक्शन प्लान। इसमें आप ऐसे एक टेबल करके बनाते हो, ठीक है, ऐसे करके टेबल करके ये बनेगा। पहले आपने लिखा कि मेरे को RP, रिसर्च प्रपोजल पहले लिखना है,
फिर मेरे को लिटरेचर रिव्यू लिखना है, फिर मुझे सपोज करो एनालिसिस करना है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये मंथ है जुलाई का, ये मंथ है आपका अगस्त का, ये मंथ है आपका सितंबर का। तो आपने बोला कि मैंने पहले महीने रिसर्च प्रपोजल करा, इसके बाद मैंने अगले महीने लिटरेचर रिव्यू करा, फिर मैंने एनालिसिस करा, ऐसे करके एक चार्ट बनता है, उसको गैंट चार्ट बोलते हैं। ये आपका टाइमलाइन आता है। फिर ऑब्वियसली कुछ कुछ बजट्स होते हैं, जैसे कि मतलब देयर विल बी सम बजट इफ एप्लीकेबल। अगर आप ऑब्वियसली कोई ना कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो तो आप अच्छी खासी करोगे, तो उसके लिए पैसा चाहिए आपको, तो आपको बजट बताना पड़ेगा यहाँ पे, कि आप एक टेबल बना के बताओगे बेसिकली कि यहाँ पे इंटरव्यू का इतना कॉस्ट आएगा, फलाना ढिमकाना का इतना कॉस्ट आएगा, ऐसे करके कॉस्ट स्पेसिफाई करोगे सो दैट पीपल नो व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा, ये जो एथिकल कंसिडरेशन होता है, ये टॉपिक होता है ऑप्शनल, ये टॉपिक होता है ऑप्शनल, ये जरूरी नहीं आप डालो, पर अगर आप जैसे कोई बायो वाली रिसर्च कर रहे हो तो डालना जरूरी होता है। अदरवाइज अगर वैसे मैं तो बोलूंगा कि एथिकल कंसिडरेशन डालो, इसमें डेटा प्राइवेसी का आप एक क्लॉज डाल सकते हो, डेटा प्राइवेसी का क्लॉज डाल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेटा प्राइवेसी का क्लॉज, ठीक है। सिमिलरली एक्सपेक्टेड आउटकम्स, जो आपके आउटकम एक्सपेक्टेड है, आप ये ऑप्शनल है, वैसे चाहो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि आप बिगिनिंग स्टेज पे हो तो जरूरी नहीं है कि आप आउटकम लिखो, पर लिख सकते हो। एक इंप्लीकेशन और एक कंट्रीब्यूशन आप बता सकते हो, पोटेंशियल क्या क्या है, ठीक है। तो क्या तरीका हुआ लिखने का, सबसे पहले प्रपोजल लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, फिर आपका इंट्रोडक्शन आएगा, फिर इसके बाद आपका लिटरेचर रिव्यू आएगा, इसके बाद आपका रिसर्च क्वेश्चन आएगा, फिर आपका हाइपोथेसिस आएगा, इसके बाद आपका ये लिमिटेशंस हो गए रिसर्च गैप में, वो तो मैंने बता ही दिया था। इसके बाद आपका ये टाइमलाइन आएगा, बजट आएगा, एक्सपेक्टेड आउटकम्स आएगा, अगर चाहो तो लिख सकते हो। फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट, एंड यू कैनॉट सी, अच्छा बाय द वे एक चीज लिटरेचर रिव्यू में रह गई, मैं जब बोलता हूँ ना कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, क्रिटिकली इवैल्यूएट, वन मोर सी, ऐड वन मोर सी, वो है साइट। बिना साइटेशन के आप कुछ नहीं कर सकते। यहां पे साइटेशन के अलग अलग मैंने मेथड समझा रखे हैं, आपको नीचे रेफरेंसेस बनाने पड़ते हैं और बताने पड़ते हैं। देखो रेफरेंसेस शिकागो स्टाइल होता है, ऐसे लिखा जाता है शिकागो स्टाइल को, सीधे। एक हो गया एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एपीए में आप कैसे लिखते हो, इन टेक्स्ट का मतलब होता है जब आप पैराग्राफ के अंदर साइट कर रहे हो, और जो टोटल ये जैसे इंटेक्स साइटेशन हो गया स्मिथ 2020, टाइटल ऑफ द वर्क पब्लिशर, ठीक है। और आप बाकी वैसे अगर लिखना चाहो तो आप पूरा इसको लिख सकते हो, पूरा टोटल साइटेशन। काफी सारे साइटेशन मशीन्स होती है, जैसे कि साइट दिस फॉर मी, ऐसे करके बहुत सारे, मतलब आप बहुत तरीके से आप अपना पेपर साइट कर सकते हो। तो आपको बताना है कि कहां पे, सपोज करो कुछ लोग एमएलए एक्सेप्ट करते हैं, कुछ एपीए करते हैं, तो एक ही यूनिफॉर्म मेथड होना चाहिए साइटेशन का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बता रखा है कि ह्यूमैनिटीज में एमएलए बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे कि स्मिथ जॉन, टाइटल ऑफ वर्क पब्लिश हियर, जैसे ये है, सपोज करो मिश्रा प्रशांत, टाइटल ऑफ वर्क, जो भी मेरा टाइटल ऑफ वर्क है, एक्स पब्लिशर है फलाना झुमकाना, सपोज करो जस्तौर ने पब्लिश करा है, और ईयर मैंने बोल दिया 2024, ठीक है। ऐसे करके आप इंडेक्स साइट करोगे, दिस इज हाउ योर साइटेशन विल हैपन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साइटेशन का। आपको आखिरी में रिसर्च प्रपोजल के आखिरी में एक बिब्लियोग्राफी लिखनी है, उस बिब्लियोग्राफी में जो भी रिसर्च साइटेशन है, मेथड है, उससे आपको लिखना पड़ेगा, जैसे शिकागो स्टाइल हो गया, या अपना ऑथर जो भी वॉट एवर इट इज, राइट। सो वैंकूवर स्टाइल है ना, यूके और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाओगे तो आपको ये वाला IEEE या वैंकूवर स्टाइल आपको अच्छा लगेगा। यूजुअली हार्वर्ड रेफरेंसिंग, देखो मेन कौन से होते हैं, एपीए, एमएलए, हार्वर्ड एंड शिकागो, ये सारे स्टाइल्स होते हैं। इसके डिटेल्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं कि आप यहाँ पे ऑथर, ईयर, पेज ऐसे लिखोगे। बिब्लियोग्राफी फुटनोट्स में आएंगे, एंड नोट्स आएगा शिकागो स्टाइल में, ठीक है। दो तरीके से होता है, एक फुटनोट डाल सकते हो आप, फुटनोट ऐसा नीचे करके जो आता है ना, नीचे ये फुटनोट होता है, और एक इंटेक्स्ट होता है जो ब्रैकेट में ऐसे मैंने बताया था ना, मिश्रा 2024 आर्ग्यूज, ये इंटेक्स्ट हो गया, फुटनोट वाला ये हो गया। यूजुअली आप जब भी इंटेक्स्ट लिखो तो बेटर है कि पूरा फुटनोट में डाल दो, सो इट्स इजियर। दूसरी चीज, एक चीज और आती है यहाँ पे कि आपने डेट ऑफ एक्सेसिंग, क्या होता है एक्सेसिबल डेट, कब यूज करा है। ऐसा तो नहीं कि आपने 2013 में कभी यूज करा हो, तो डेट एक्सेसिबल आसपास होनी चाहिए। ये सब चीजें ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आई वुड होप कि आपको ये रिसर्च प्रपोजल लिखने की सीरीज अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप जरूर हर संडे अपन कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ बढ़िया लेकर आने का, तो आई डेफिनेटली ट्राई दैट आउट। पर आप लोग बने रहो। पेपर नंबर 2 इकोनॉमिक्स शाम के 4 बजे होता है। मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे सेशंस, इंफॉर्मेटिव सेशंस लेके आऊंगा। और कल अपन मैथमेटिक्स मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जून मतलब जेआरएफ अड्डा,
और जून में आपको अपना जेआरएफ क्लियर करना है सर। जेआरएफ अड्डा मतलब कि जेआरएफ, ठीक है। जेआरएफ आपका होगा और कहां से होगा? जेआरएफ अड्डा से। और कब होगा? जून में होगा। तो मिलेंगे आपको अगली क्लास में। धन्यवाद।